दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। 10 जुलाई को देश के सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट चल रहा है, एसआईआर जिसको कहा जा रहा है, हिंदी में अगर कहें तो वोटर लिस्ट का बहुत ही विशेष किस्म का गहन पुनरीक्षण चल रहा है। और ये पुनरीक्षण जो है कोई साधारण वाकई नहीं है, स्पेशल है। पूरी की पूरी जो वोटर लिस्ट पहले की है वो बेमतलब हो जाएगी। ये बिल्कुल नई वोटर लिस्ट बनाने का काम चल रहा है। 2003 से पहले के लोगों को भी ऐसा नहीं है कि उनको बिल्कुल फ्री है कि वो आपका नाम रहेगा ही। आपको भी कम से कम बताना पड़ेगा कि आपका नाम था और ये उसका प्रमाण है। और उसके बाद के जो लोग हैं उनको तो अपना, अपने माता-पिता का, सबको सबके बारे में बर्थ सर्टिफिकेट देनी पड़ेगी या और जो डॉक्यूमेंट बताए गए हैं 11 वो देना पड़ेगा। तो इस तरह से ये रद्दो-बदल है, फेर-बदल है पूरी की पूरी वोटर लिस्ट का। इसको पूरे देश में विपक्ष ने इसे रिजेक्ट किया था, खारिज किया था और बिहार में जो वहां का विपक्ष है सबने मिलकर इसके विरुद्ध अभियान चलाया। और 10 जुलाई से एक दिन पहले यानी 9 जुलाई को पूरे बिहार में बंद रखा गया। देश के प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी, स्टेट के जो प्रतिपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव, सीपीआईएमएल के बड़े नेता जनरल सेक्रेटरी दीपांकर भट्टाचार्य और अन्य तमाम नेताओं ने पूरे पटना महानगर में जो राजधानी नगर है वहां पे रैली की और मार्च भी किया। पूरे प्रदेश के ब्लॉक दर ब्लॉक हर ब्लॉक में प्रदर्शन हुए। इतना बड़ा मोबिलाइजेशन है क्योंकि लोगों को लगता है कि उनके वोट का अधिकार जा रहा है। एक व्यक्ति एक वोट का जो सिद्धांत है संविधान में, उसको एक तरह से खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई की 10 जुलाई को और दो महत्वपूर्ण चीजें उसमें उभर कर आई। अपने दर्शकों श्रोताओं को पहले मैं ये बात रख दूं, इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे एक बेहद खास मेहमान के साथ। पहली बात कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है, एसआईआर जो चल रहा है, उस पर कोई स्टे नहीं दिया, कोई रोक नहीं लगाई। निर्वाचन आयोग की संवैधानिक पोजीशन, उसकी पहल, उस पर कोई रोक नहीं लगाई। लेकिन बहुत सारे सवाल खड़े किए और बहुत सारे सवाल प्रतिपक्ष की तरफ से उठाए गए थे और उनके वकीलों ने, खासकर एडीआर नाम की एक संस्था जो कि किसी पार्टी से संबंधित नहीं है, वो नागरिक अधिकार मंच जैसा है, चुनाव की प्रक्रिया में रिफॉर्म्स के लिए काम करती है, उसके जो वकील हैं, इन लोगों ने जो बातें कही थी उसको कोर्ट ने बहुत गंभीरता पूर्वक लिया और सारी सुनवाई के बाद कह दिया कि ये 11 जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपने दी है वो उपयुक्त नहीं है, इसमें 3 और जोड़िए और ये हमारा सुझाव है। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की पीठ ने कहा। और वो क्या कहा? उन्होंने कहा आधार को रखिए। दूसरा क्या कहा कि आप राशन कार्ड को रखिए और तीसरा क्या कहा, मतदाता पहचान पत्र जो स्वयं इलेक्शन कमीशन इशू करता है उसको रखिए। तो ये 2 चीजें सामने आई। अब हम आज इसी विषय पर इनवाइट हमने किया है बहुत देश के जाने माने प्रख्यात न्यायविद और बिहार के पटना स्थित हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे इकबाल अंसारी साहब को। जस्टिस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आ, सर, आप कैसे समझते हैं कल जो सुनवाई हुई और उसमें जो 2 बिंदुओं को मैं देखता हूं, आप कैसे देखते हैं? एक तो ये कि स्टे तो नहीं मिला, जो प्रक्रिया चल रही है पुनरीक्षण की उसको कोर्ट ने उस पर स्टे नहीं दिया, लेकिन उन्होंने मतदाता एक बहुत बड़ी राहत दी है ये कहकर कि सुझाव दिया है और सुझाव पर 21 तक मांगा है जवाब भी। आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब पहले दिन ये पिटीशन मूव हुआ था तो जस्टिस दुलिया जो हेड कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के बेंच को, जी। जस्टिस जय वल्लभ बागची के साथ,
उन्होंने एक कहा था कि अभी इलेक्शंस अनाउंस नहीं हुए हैं, तो आपको स्टे की जरूरत क्यों है? तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद स्टे नहीं होगा। दो हम्म, वजह और है उसकी। हम्म, जब इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो कोर्ट जो है उसको अब तक का जो पोजीशन है बाय एंड लार्ज लॉ का, वो ये है कि कोर्ट उसको स्टे नहीं करेगा एक बार अगर इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। तो मैं ये सोच रहा था शायद कोर्ट ये करेगा कि इलेक्शन कमीशन को अपॉर्चुनिटी देगा अपनी बात रखने के लिए, लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन कर देगा कि आप इसके ऊपर एक्ट नहीं करेंगे जो आप बनाएंगे इलेक्ट्रल रोल। और यही कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। स्टे तो नहीं दिया है, लेकिन कोर्ट ने ये जरूर कर दिया है कि आप इसको एक्ट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब प्रैक्टिकली स्टे ही है। दूसरी बात जो मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ वो ये है कि इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद स्टॉप नहीं किया जा सकता, ये जो रूल है। लेकिन अभी तो इलेक्शन प्रोसेस नहीं चल रही है। अभी नहीं हुआ है, अभी इलेक्शन का कोई कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह कुछ भी नहीं दिया कुछ नहीं। गया है। उसमें यह है कि ये इंडिविजुअल इलेक्शन ग्रीवांसेस का है, कि जहां पर इंडिविजुअल ग्रीवांसेस के साथ कोई अगर आता है तो इलेक्शन प्रोसेस को आप स्टे नहीं करेंगे, उसको नहीं रोकेंगे। एक बार जो चल चुका, वो अगर उसका कोई केस बनता है तो वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट में वो, और ये केस जो है वो एमएलए और एमपी के लिए ये है कि ये हाई कोर्ट में सुनाया जाए, उसकी सुनवाई होगी। तो हालांकि कोर्ट ने स्टे नहीं दिया है, लेकिन ये बड़ा ही, मैं पेचीदा तो नहीं करूंगा, बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि चीजें मतलब बराबरी के साथ नहीं की जा रही। इलेक्शन अभी बिहार में होना है, इससे पहले हरियाणा का हो चुका है, इससे पहले महाराष्ट्र का हो चुका है, बाई इलेक्शंस आपके गुजरात में भी हुए हैं, तो वहां कहीं भी नहीं हुआ। रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल तो होता ही है, होना भी चाहिए, क्योंकि आपको अपडेट करना पड़ता है। 5 साल में कुछ वोटर्स आ गए होंगे, कुछ वोटर्स उनका डेथ हो चुका होगा, कुछ वोटर्स वहां से चले जा चुके होंगे, तो इनको इसको अप टू डेट करने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। तो क्या ये प्रक्रिया हरियाणा में जरूरी नहीं थी? ये प्रक्रिया महाराष्ट्र में जरूरी नहीं थी? ये प्रक्रिया जहां आपको गुजरात में बाई इलेक्शन हो रहा है वहां जरूरी नहीं था? दूसरा ये है कि ये बोला जा रहा है कि 15-20 लाख वोटर जो हैं वो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, जो इस लिस्ट में आ गए हैं। ठीक है, ये फिगर कौन दे रहा है? होम मिनिस्ट्री दे रहा है। तो अगर आपको मालूम है कि 20 लाख वोटर्स आए, तो आपको ये क्यों नहीं मालूम है कि वो कौन कौन है? आपने 20 लाख का जो फिगर दिया दुनिया को या हिंदुस्तान को, किस बेसिस पर दिया? कोई बेसिस तो उसका होगा। उसका बेसिस ना कोई पूछता है और ना कोई बताता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है, इलेक्शन कमीशन, कॉन्ट्री टू व्हाट हैज बीन सेड, सिटीजनशिप डिसाइड नहीं कर सकता है हम हिंदुस्तान के सिटीजन हैं या नहीं है। इसका फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं कर सकता। इसका फैसला जो है वो फॉरेनर्स एक्ट के मुताबिक ही होगा, या जो भी होम डिपार्टमेंट सोचेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके मुताबिक लाया जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन का काम क्या है अगर वो सिटीजनशिप डिसाइड नहीं कर सकता है तो?
उसका ये है कि जो तुम्हारे पास आ रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उसके मुताबिक आपको इलेक्टोरल रोल बनाना है। उसमें अगर आपको डाउट हो रहा है कि ये आदमी जो है ये इंडियन सिटीजन नहीं भी हो सकता है, या कोई ऑब्जेक्शन कर रहा है कि ये इंडियन सिटीजन नहीं है, तो वो आप उसके लिए एक अलग लिस्ट तैयार करेंगे जिसको डी वोटर्स बोल रहे हैं, या और उसके बाद वो डी वोटर्स की सिटीजनशिप डिटरमिन होगी। अब यहाँ पर आपने उस सिटीजनशिप को डिटरमिन करने के लिए एक लिस्ट दिया है ऑफ डॉक्यूमेंट्स विच यू रिक्वायर, कि आप इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट या मोर देन वन डॉक्यूमेंट दें। जब अगर बर्डन हमारे ऊपर है कि मुझे प्रमाण करना है कि मैं इंडियन सिटीजन हूँ, तो आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि मैं क्या डॉक्यूमेंट दूंगा? ये तो मैं ही डिसाइड करूंगा ना कि मुझे क्या एविडेंस देना है। आप कैसे डिसाइड कर देंगे यही एविडेंस दो? सर मैं बीच में माफी चाहता हूँ। इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल आखिरी दिन, जिस दिन सुनवाई हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में 10 जुलाई को, उसके एक दिन पहले उन्होंने ये एक उनकी तरफ से जारी हुआ था ये एक मंतव्य कि कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 326 इलेक्शन कमीशन को ये मौका देती है या एक अपॉर्चुनिटी देती है कि वो नागरिकता को देखे और नागरिक को ही मतदाता बनाए। अब ये बात तो कल सुप्रीम कोर्ट ने खुद भी बोल दिया है। मैं उस पर ज्यादा इलाबोरेट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि अभी मैटर पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो बोला उसको तो किसी ने डिस्प्यूट नहीं किया कि आपको कोई हक नहीं है, तो होम डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा। सिटीजनशिप आप इलेक्टोरल रोल तो नहीं डिसाइड कर सकते ना। अब आपने 11 डॉक्यूमेंट्स दिए हैं या 9 जो भी दिए हैं। 11। हाँ, प्राइमरी क्वेश्चन ये है कि जो एविडेंस देना है उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, तो मैं सिलेक्ट करना हूँ कि मुझे क्या डॉक्यूमेंट देना है। आप डिसाइड कर रहे हैं। दूसरा ये है कि जैसे कोर्ट ने कल तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ही सुझाव दिया ही है कि आप आधार को कंसीडर करें। या जो फैमिली कार्ड है मतलब राशन कार्ड, उसको करें, और इलेक्शन कार्ड जो है उसको करें। या अब इनका बोलना यह है कि आधार जो है वो आइडेंटिटी कार्ड है, ये सिटीजनशिप का कार्ड नहीं है। लेकिन क्या आप ये बोलना चाहते हैं कि आधार में फॉरेनर्स भी इंक्लूडेड हैं? ऐसा तो नहीं है, वो तो इंडियंस के लिए है ना। अब ये है कि जगह जगह में बोलते हैं कि जितने होने चाहिए उससे ज्यादा आधार इशू हुआ है। हम्म, लेकिन वो तो महाराष्ट्र में भी है, वो तो गुजरात में भी है, वो हरियाणा में भी है। आपने वहां क्यों नहीं किया? आपने वहां क्यों नहीं बोला कि आधार कार्ड एक्सेप्टेबल नहीं होगा? यहाँ बल्कि कल पेपर में मैंने देखा इंडियन एक्सप्रेस में, अगर मेरी गलती नहीं हो रही कल या परसों, कि पटना में एक्सेप्ट किया जाएगा आधार, लेकिन सीमांचल के रीजन में नहीं किया जाएगा। तो कुछ लोगों ने बोला है कि सीमांचल के रीजन में इसलिए नहीं किया जाएगा क्या क्योंकि वहां मुसलमान रहते हैं? नहीं तो क्या वजह है कि आप पटना में तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, सीमांचल में आप नहीं करेंगे? इसका कोई लॉजिक है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देना चाहिए ना। हम तो सिटीजन हैं, हमारे साथ आप हाइड एंड सीक क्यों करते हैं? आपको जो भी बोलना है सिटीजन्स को खुलकर बोलिए। उन्हें मालूम भी होना चाहिए कि क्या हो रहा है और नहीं हो रहा है। तो इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर करने की जिम्मेदारी जो है वो इलेक्शन कमीशन की है। ये भी बोला जा रहा है कि 2003 में हुआ था, उसके बाद अब हो रहा है इंटेंसिव, स्पेशल इंटेंसिव ड्राइव जो हो रहा है। जहां तक मुझे याद है, सब्जेक्ट टू करेक्शन, आप खुद चेक कर लीजिएगा, 2003 में जो
अपडेटिंग ऑफ इलेक्टोरल रोल हुआ था, उसमें डॉक्यूमेंट्स प्रिस्क्राइब नहीं किए गए थे। या लेकिन इस बार के तो स्पेशल इंटेंसिव रोल जो रिवीजन। प्रिपेयर किया जा रहा है, रिवीजन, उसमें जो है डॉक्यूमेंट्स भी प्रिस्क्राइब कर दिए कि ये डॉक्यूमेंट्स आप लाइए। बेसिकली एक आदमी को ये प्रमाण करना है कि वो इंडियन सिटीजन है कि नहीं है। अब आप जो उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं, जिसके बेसिस पर वो अप्लाई कर ये इलेक्टोरल रोल में अपना नाम एंटर करवाएगा, वो आप इशू कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ आधार कार्ड। हम्म। पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं है। या आधार कार्ड के बेसिस पर आप उसको जो है डिप्टी कमिश्नर की ऑफिस से या जो भी ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव है उनके पास से उसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन आधार आप नहीं एक्सेप्ट करेंगे। ये अजीब सा नहीं लगता? हम्म। तो कुल मिला के ये लग रहा है कि ये एक एडहॉक सिस्टम है, और इस एडहॉक सिस्टम को थॉरो बनाने की कोशिश की गई है, जी। इसलिए यह सारे निकल के आ रहे हैं गलतियां। अदरवाइज हमें ये भी नहीं समझ में आ रहा, ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि जो ऑपोजिशन है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। सिर्फ रूलिंग पार्टी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है, ऑपोजिशन भी तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। वो भी पार्लियामेंट का एक पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है। आप उसके रिप्रेजेंटेटिव को मिलने से आपको तकलीफ हो रही है? ये कैसा डेमोक्रेसी है? वो भी किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, वो भी किसी को बताएगा जाके अपने कंस्टिट्यूएंसी में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। आप उसको मिलने के लिए तैयार भी नहीं है। आप बोल रहे हैं कि हम डिसाइड करेंगे हम किससे मिलेंगे। ये तो पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड करेगा ना वो किसको आपके पास भेजेगा। आप कैसे बोलेंगे कि हम प्रधानमंत्री से बात करेंगे, हम दूसरों से नहीं करेंगे? कमाल की बात है। आप गवर्नमेंट सर्वेंट है। अब इतनी बात होती है नेहरू के ऊपर, तो मैं एक आपको बताऊं, एक आसाम में एक एमपी थे बड़े फेमस, नाम उनका दिमाग में नहीं आ रहा है मुझे, जी। लेकिन जी। वाकया शायद आपको, आप पुराने आदमी, आपको याद होगा। किसी कोई क्वेश्चन पे उन्होंने कोई नेहरू को कोई क्वेश्चन किया, तो नेहरू उसका जवाब में अपना गुस्सा हो गए। तो अपने ये जो बिहार से थे लालू यादव वगैरह के सब सब लोगों की लीडर हैं, क्या नाम है उनका? कर्पूरी ठाकुर। नहीं नहीं, दूसरा बड़े जो, तो उन्होंने बोला कि आप पब्लिक के सर्वेंट हैं, हम्म। और इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है इनको सेटिस्फाई करना। या ये प्रधानमंत्री को बोला जा रहा है, और वो भी नेहरू जैसे पावरफुल प्रधानमंत्री को, जो जिसको मॉडर्न इंडिया का मेकर बोलते हैं, उसको बोला जा रहा है। और यहाँ हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे दे आर ऑटोक्रेट्स। वी आर लिविंग इन ए डेमोक्रेसी। यू must listen to the representatives of the people, listen to their grievances, and tell them if they are incorrect, and amend yourself if they are correct.
जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? हाँ, लेकिन देखिए मैं आपको एक चीज ध्यान आपका आकृष्ट करना चाहता हूं कि देखिए ये जो इस बार इन्होंने एसआईआर तय किया, स्पेशल इंटेंसिव जो रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट, 24 जून को इन्होंने फरमान जारी किया, 25 जून से ये लागू हो गया। जी। और मजे की बात है कि इस तरह का कोई बड़ा आप अभियान चलाने जा रहे हैं, प्रोग्राम ले रहे हैं, यू आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, आपका ये फर्ज बनता था कि इसके पहले आप ऑल पार्टी मीटिंग करें, आप सभी राजनीतिक दलों को कॉन्फिडेंस में लें, वोट की जो आचार संहिता है चुनाव की, वो भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कंसल्टेशन से बना हुआ है, एवरीबडी नो। तो ऐसी स्थिति में बगैर किसी कंसल्टेशन के ये फरमान जारी हो गया। आज तो की स्थिति यह है, आज की स्थिति यह है कि इलेक्शन कमिश्नर्स जो फॉर्मर हैं, जो रिटायर्ड हैं, वो सारे लोग मौजूदा इलेक्शन कमीशन के इस अप्रोच और इस रुख की आलोचना कर रहे हैं। मैंने अभी मिस्टर कुरैशी का आर्टिकल देखा इंडियन एक्सप्रेस में, संभवतः उन्होंने भी आलोचनात्मक रवैया है। मिस्टर अशोक लवासा कमिश्नर रहे हैं, इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने भी क्रिटिकल एक व्यू दिया है, सुझाव दिया है बल्कि। इसके अलावा भी मैंने और भी कुछ फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर्स के देखे, सबने, बहुत सारे फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स, उन्होंने आलोचना की है। और अब तो ये भी पता चला है कि अपोजिशन पार्टीज के अलावा एनडीए में बीजेपी को छोड़कर ज्यादातर पार्टियों के नेता इनफॉर्मली या फॉर्मली वो भी इलेक्शन कमीशन के इस अप्रोच को गलत बता रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन आइसोलेट होता जा रहा है इस सिस्टम के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के अंदर? और अगर हो ये रहा है तो ये जोखिम वो क्यों ले रहा है, क्यों, व्हाई दे आर सो एडमेंट? ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हो यही रहा है। इलेक्शन कमीशन सबको एक्सक्लूड करने के चक्कर में अपने आप को एक्सक्लूड करता चला जा रहा है। ये यहाँ तो इतना सिस्टम खराब हो गया है कि शायद कर्नाटक की बात है, अगर मेरे से गलती नहीं हो रही है, इलेक्शन का डेट आप बाद में अनाउंस करते हैं, उससे पहले वहां पर जो है वो लीडर बोल देता है कि कब है इलेक्शन। कहीं हुआ अब था यदि ये, कहीं हुआ था ऐसा, ऐसा कहीं हुआ था, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा हुआ था। इसका मतलब आप सरकार को तो बता रहे हैं, लेकिन आप ऑपोजिट पार्टी को बता, कंसल्ट भी करने को तैयार नहीं, बताना तो दूर की बात। अगर यही आपका था कि हम जो है स्पेशल इंटेंसिव ड्राइव करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ अपडेटिंग द इलेक्टोरल रोल्स, तो अब तो उस लिहाज से तो आपको जो है ऑपोजिशन पार्टीज को लेते आप कॉन्फिडेंस में, उसके बाद अगर वो शोर मचाते तो आप बोल सकते थे कि ये गलत कर रहे हैं, लेकिन आपने उनको कॉन्फिडेंस में लिया ही नहीं और आपने अनाउंस कर दिया जैसे कि आप ही सब कुछ है। और एक वर्ड आजकल मैं सुन रहा हूँ, प्रेरोगेटिव। डेमोक्रेसी में कोई प्रेरोगेटिव नहीं होता है। प्रेरोगेटिव जो है वो कॉलोनियल कंसेप्ट है। ए रियल डेमोक्रेसी डज नॉट थिंक। आपने कभी अमेरिका में सुना है कि ये प्रेरोगेटिव है? क्या प्रेरोगेटिव होता है, किस चीज का प्रेरोगेटिव? हालांकि ट्रम्प साहब तो अभी कह रहे हैं। प्रेरोगेटिव जो है वो सिर्फ आपके जो जुडिशियल राइट्स हैं उसके लिए जो पावर एक्सरसाइज किया जाता है उसको आप प्रेरोगेटिव बोल सकते हैं। लेकिन बाकी जो है वो क्या, इलेक्शन कमीशन का अधिकार है, वो तो सभी जानते हैं। और इलेक्शन कमीशन को अपडेट करना चाहिए अपना इलेक्टोरल रोल, वो भी सब जानते हैं। लेकिन ये कि आप इलेक्शन कमीशन आप अपना इलेक्टोरल रोल अपडेट करेंगे, लेकिन हर चीज को इंगेज करेंगे और आर्बिट्रेरली करेंगे। आर्बिट्रेरीनेस तो इज एन एंटीथेसिस ऑफ डेमोक्रेसी, या एंटीथेसिस ऑफ जस्टिस, हो ही नहीं ट्रू। सकता है। सर मेरा बिल्कुल आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि हम अपने कार्यक्रम को अब समेटेंगे, कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिए हैं और उनके लिए एक समय भी तय किया है, 28 को अगली सुनवाई है। आपको क्या लगता है, आप न्यायविद हैं, आप चीफ जस्टिस रह चुके हैं हाई कोर्ट के, आपको क्या लगता है ये तीनों सुझाव जो दिए
कि भई आधार कार्ड को भी मानिए और राशन कार्ड को भी मानिए, स्वयं अपने द्वारा जारी मतदाता आइडेंटिटी कार्ड को भी मानिए। क्या आपको लगता है इलेक्शन कमीशन इसको मंजूर करेगा? कोई दिक्कत नहीं होगी और फिर ये मामला सुलझ जाएगा, जो अभी विवाद चला है? क्योंकि अपोजिशन का भी यही कहना था, अपोजिशन भी यही मांग कर रहा था इलेक्शन कमीशन से। तो क्या आपको लगता है ये हो जाएगा? अगर इलेक्शन कमीशन इंटेलिजेंट होगा, मुझे नहीं मालूम, इंटेलिजेंट होगा तो मानेगा, और मानेगा तो ये सारा टेंशन जो हो रहा है ये सारा डिफ्यूज हो जाएगा, और नहीं तो ये लड़ाई आगे बढ़ेगी और कोर्ट को डिसाइड करना ही होगा, वन वे और द अदर। राइट सर, कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। हमें लगता है कि हमारे दर्शकों श्रोताओं को आपकी ये बातें बहुत महत्वपूर्ण लगेंगी और निश्चित रूप से इस पर एक चर्चा लोगों के बीच होनी चाहिए। तो आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।